हेलो एवरीवन, आई एम ममता गोयल। एज यू नो, हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट यूनिट स्टार्ट की हुई है। ये इसका सेकंड पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट किया हुआ है। आज का टॉपिक होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंस, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो आज का टॉपिक रहेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या कॉमन है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता क्या है? देखो, अलग अलग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मीन भी अलग अलग होता है। यदि नॉर्मल वे में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक ऐसी परचेज जो क्या करेगा, हमारा फ्यूचर में इनकम जनरेट करेगा। और फाइनेंस की टर्म में जैसे हमारा शेयर मार्केट होता है, तो उसमें शेयर परचेज करना, ये कहाँ पर होगा? फाइनेंस की टर्म में। और इकोनॉमिक्स की टर्म में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, किसके लिए? प्रोडक्शन में, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। जब हम एसेट या कैपिटल एसेट परचेज करते हैं तो वो क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी में हम जो भी कैपिटल स्टॉक ऐड करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी। यानी कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन बोला जा सकता है। जो हमारी इकोनॉमी में एसेट, जो कैपिटल स्टॉक ऐड होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? इन्वेस्टमेंट। अब ये कैपिटल स्टॉक क्या होता है? कैपिटल स्टॉक रेफर टू ऑल द एसेट दैट हेल्प विद द प्रोडक्शन। जो वस्तु हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करती है वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल स्टॉक। क्लियर? यानी इकोनॉमी में जब हम कैपिटल स्टॉक को ऐड करते हैं वो होगा हमारा इन्वेस्टमेंट। कैपिटल स्टॉक क्या होगा? जो हमारी परचेज उसमें प्रोसेस में, जो हमारी प्रोसेस में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन मीन क्या हुआ? इकोनॉमी में जब हम कैपिटल स्टॉक को ऐड करते हैं वो क्या कहलाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल स्टॉक क्या होगा? जो एसेट हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे कैपिटल स्टॉक। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी हम किसी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्शन करना चाहती है, कोई कंपनी प्रोडक्शन करना चाहती है, उससे पहले क्या करेगी? वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगी, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगी ना वहाँ पे। तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगी ये भी हमारा कैपिटल स्टॉक हो गया। क्या हुआ? ये कैपिटल स्टॉक क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे हम? इन्वेस्टमेंट। या तो कैपिटल फॉर्मेशन बोल देंगे या इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। जो परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी को परचेज करना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। एडिशन टू द इन्वेंट्री ऑफ द गुड्स, ये भी क्या हुआ? हमारा इन्वेस्टमेंट। मीन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? जब हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक को ऐड किया जाता है। कैपिटल स्टॉक क्या होता है? जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग का हमने कंस्ट्रक्शन किया, मशीन को परचेज किया, ये सब हमारे क्या हुए? इन्वेस्टमेंट हुए। इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्ड अप टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में इनको देखा जा सकता है। सबसे पहले क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और सेकंड वन क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ द डेप्रिसिएशन। यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी वही कहलाता है। मीन यानी सपोज हमने कोई मशीनरी 25,000 की परचेज की है, कोई मशीनरी 25,000 की परचेज की है, और जब इसको यूज किया गया कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 हो गई। तो ये डिडक्शन जो हुआ इसको क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। मीन जो मशीनरी की पहली वैल्यू, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में, इसकी वैल्यू कितनी थी? 25,000। जब हमने यूज कर लिया कुछ समय बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। जो इसमें ये डिडक्शन हुआ 5,000 का, ये होगा डेप्रिसिएशन। तो इस डेप्रिसिएशन को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इसको इसमें इंक्लूड करेंगे। किसमें? इन्वेस्टमेंट में। मीन ग्रोस इन्वेस्टमेंट 25,000 कहलाएगा, 20,000 नहीं कहलाएगा। मीन इसमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर? मतलब क्या हुआ? ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हमने क्या करना है कि जो हमारी डेप्रिसिएशन होती है समय के साथ,
वियर और टीयर के साथ क्या होता है, जब हम इसको यूज करते हैं उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डिडक्ट नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जो हमारी डेप्रिसिएशन है इसको डिडक्ट नहीं करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट एंड अनसोल्ड एसेट। कैपिटल स्टॉक क्या होता है हमारा, फिक्स एसेट। आपने जो मशीनरी खरीदी ये फिक्स एसेट हुआ हमारा, जो आपने लैंड ली है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, वो क्या हुआ हमारा, फिक्स एसेट हुआ। दे मे बी द मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, मशीन भी हो सकता है, टूल्स भी हो सकती है और बिल्डिंग भी हो सकती है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ द फिक्स एसेट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हमने जो फिक्स एसेट परचेज किया है उस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्लियर। हाउएवर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में समय के साथ जो लॉस होता है उस मशीनरी पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें समय के साथ जितना भी डिडक्शन आता है उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड नहीं करते हैं। मीन डेप्रिसिएशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड किया जाता है, उसको डिडक्ट नहीं किया जाता है। However, gross investment does not indicate the actual change of economic stock of the productive asset for a given year. मीन क्या है इसका, ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है ये एक्चुअल चेंज नहीं बताता है हमें। इससे क्या मतलब हुआ, जैसे हमने क्या किया, 25,000 की एक मशीनरी खरीदी। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने 25,000 की एक मशीनरी खरीदी, कुछ समय के बाद उसकी जो वैल्यू हो गई यूज करने के बाद 20,000 हो गई। क्लियर। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 25,000 ही रहेगी, 20,000 नहीं होगी। सपोज हमने एक मशीनरी और खरीदी, वो हमारी 20,000 की है। तो जो यदि हम टोटल ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, 45,000। और यदि ये एक्चुअल चेंज तो नहीं बता रहा है, क्योंकि यदि एक्चुअल चेंज देखेंगे तो कितना आएगा, 20 + 20 40,000 होगा, 45,000 नहीं होगा। तो ये बता रहा है हाउएवर ग्रोस इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंडिकेट द एक्चुअल चेंज। इकोनॉमी में होने वाले एक्चुअल चेंज को ग्रेस जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है ये शो नहीं करता है। प्रोडक्टिव एसेट फॉर अ गिवन ईयर, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ द फिक्स कैपिटल इज यूज्ड अप। जैसे मैंने बताया ना, 25,000 की जो हमने मशीनरी खरीदी थी उसका कुछ समय यूज करने के बाद, कंजम्पशन करने के बाद क्या होता है, उसकी वैल्यू डिडक्ट हो जाती है। यूज करने के बाद जो फिक्स कैपिटल होती है उसकी वैल्यू डिडक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पर 20,000 हो गई थी, लेकिन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में हमने 25,000 ही लिया, जितनी का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में किया था उतना ही हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और इस तरह से एक और मशीन परचेज की तो उसे हमने 25,000 में ऐड किया, 20,000 में ऐड नहीं किया, तो टोटल जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट आया वो 45,000 आया। टू लॉस ऑफ द फिक्स कैपिटल इज नोन एज द डेप्रिसिएशन। और जो ये लॉस हुआ 5,000 का, जो ये लॉस हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम, डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको, डेप्रिसिएशन। बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रोस इन्वेस्टमेंट वी गेट द नेट इन्वेस्टमेंट। इससे हमें क्या नेट क्या प्राप्त होगा, नेट इन्वेस्टमेंट। मीन क्या हुआ, यदि ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। और इसी तरह से यदि हमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट करना है, यदि ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, GI ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। यदि हम उसे नेट इन्वेस्टमेंट में यदि डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और यदि हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो उसमें से ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा। क्यों याद करना होगा, जब हम नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप क्लियरली इसको समझ लें। अब आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है किसकी, कैपिटल की। मीन क्या हुआ, एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो दिखाता है। यदि हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू जाननी है तो हमें किसको जानना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट को। किसको जानना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट को। नेट इन्वेस्टमेंट हमें क्या करेगा, एक्चुअल वैल्यू बताएगा,
जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें एक्चुअल वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमें बताया था कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है हम डेप्रिसिएशन को उसमें इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि ग्रॉस वैल्यू में से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू प्राप्त हो जाती है। जो वो एक्चुअल वैल्यू होती है उसे ही हम नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। The actual addition made to the capital stock of economy in a given period is termed as the net investment। तो क्या बोलेंगे? नेट इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा? एक्चुअल वैल्यू बताएगा उस वस्तु की। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा? ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या करेंगे? यदि हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनआई माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ हमारा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ हमारा? नेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? आई होप आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, जो यूज करने से किसी वस्तु की वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? कंजम्पशन ऑफ द फिक्स कैपिटल्स। मीन क्या हुआ? कैपिटल को जब हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। हम किसको जानते हैं? डेप्रिसिएशन के मीनिंग को जानते हैं। डेप्रिसिएशन रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर। यानी नॉर्मली हम डेली यूज में जो उसको यूज करते हैं, वियर और टीयर का मतलब हुआ नॉर्मली उसे रेगुलरली हम क्या करते हैं? उसको यूज करते हैं। पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, ये क्या कारण बने हैं? हमारे डेप्रिसिएशन के कारण बने हैं। तो इसको वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, इसको मैं आगे क्लियर कराऊंगी। देखो, वियर और टीयर क्या होगा? वियर टीयर को मतलब हुआ जैसे रेगुलरली हम किसी वस्तु को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आ जाना। पैसेज ऑफ टाइम, समय के पास होने पर हम उस वस्तु को यूज करें या नहीं करें, किसी भी कमोडिटी को यूज करें या नहीं करें, उसकी वैल्यू में जो डिडक्ट होती है, यानी उसकी वैल्यू जो लॉस होती है, उसको हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, यानी हमें एक्सपेक्ट होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा, उस टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण जो डेप्रिसिएशन आता है, उस वस्तु के यूज में जो कमी आती है, वो क्या कहलाएगा? और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, मतलब वो भी डेप्रिसिएशन की श्रेणी में आएगा। चेंज इन द टेक्नोलॉजी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट द बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एंड द नेट वैल्यू। यानी डेप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट हुआ क्योंकि ग्रॉस वैल्यू कब होगी? जब उसमें नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? और नेट वैल्यू कब होगी? नेट वैल्यू कब होगी? जब ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। ग्रॉस वैल्यू कब होगी? नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। नेट वैल्यू, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। क्लियर? अब ये जो हमारी नेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो ग्रोस इज इंक्लूड ऑफ द डेप्रिसिएशन। ग्रोस में क्या करते हैं हम? इंक्लूड करते हैं किसको? डेप्रिसिएशन को, एक्सक्लूड नहीं करते हैं। और नेट वैल्यू में क्या करते हैं? जो डेप्रिसिएशन होता है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे दिया है, ग्रोस वैल्यू इज इक्वल टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। इसी तरह से नेट वैल्यू इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब आप जैसे कि नेशनल इनकम के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, वहां पे जरूरी नहीं डायरेक्टली आपका वहां डेप्रिसिएशन लिखा हुआ आएगा। यदि वहां पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ नहीं आएगा, उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अब ये क्या होते हैं? देखो, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है कि हमने अभी अपनी जो एसेट है उसको हमने चेंज किया है, रिप्लेस किया है, उसके बदले हमने दूसरी वस्तु ले ली है, मतलब एक मशीन को चेंज करके, रिप्लेस करके दूसरी मशीन ले आए हैं, तो उसको बोलेंगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन की जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दूसरा क्या हुआ? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल। तो ये भी क्या हुआ? सेम ऐसा ही हुआ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आई है किसकी? फिक्स कैपिटल की। उसको चेंज करने में, जो रिप्लेसमेंट को, फिक्स कैपिटल को रिप्लेसमेंट करने में जो कॉस्ट लगी है, वो भी किस में आया? आपका डेप्रिसिएशन में।
और कैपिटल कंजम्पशन एलोवेंस, ये भी क्या होगा, कैपिटल कंजम्पशन का जो एलोवेंस होगा ये भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन ही होगा। यानी ये सब डेप्रिसिएशन से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। कौन कौन से, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन एलोवेंस। क्लियर। रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट, यदि डेप्रिसिएशन हो जाए एसेट का, उसके क्या क्या कारण बनते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजन, 3 कारण होते हैं जिस कारण से हमारा डेप्रिसिएशन होता है। फिक्स एसेट का जो डेप्रिसिएशन होता है वो किस कारण से होता है, डेप्रिसिएशन क्या हुआ, वैल्यू में कमी आना। तो जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू में जो कमी आती है किस कारण से आती है। सबसे पहले आया आपका नॉर्मल वियर एंड टीयर, मैंने बताया था। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द वैल्यू। तो जो कॉन्टिन्यूअस, जब हम फिक्स एसेट को कॉन्टिन्यूअसली यूज करते जाते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी और वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन क्या हुआ, यदि हम एक मशीनरी से 25,000 यूनिट पर वीक निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसको यूज करने के बाद, बार बार यूज करने के बाद वीकली हम कितनी निकाल पा रहे हैं, 20,000 यूनिट निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी वैल्यू में, उसकी कैपेसिटी में, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी आना। किस कारण से, वियर एंड टीयर, यानी रेगुलरली यूज करने के कारण उसकी वैल्यू में कमी आना। पैसेज ऑफ टाइम, यानी यदि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई मशीनरी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू का कम हो जाना। हम उसको यूज करें या ना करें, कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू का घटना। वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है। इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, यदि उसका बिजनेस में यूज भी नहीं किया जा रहा है तो भी उसकी वैल्यू घट जाएगी। पहला पॉइंट था वियर एंड टीयर, यानी यूज करने के साथ उसकी वैल्यू में कमी आना। जैसे हमने 2 मशीनरी परचेज की है, एक मशीनरी क्या हुई, यूज हुई है, पहले वो 25,000 यूनिट वो करती थी, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी, अब कर रही है वो 20,000। लेकिन हमने एक और मशीनरी परचेज की थी, समय के साथ उसकी वैल्यू भी घट रही है। यदि हम उसको किसी कारण से फैक्ट्री में, फर्म में यूज नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसकी वैल्यू का घटना, तो वो क्या कारण होता है, पैसेज ऑफ टाइम। मीन क्या हुआ, एक मशीनरी हमने यूज कर ली, वो क्या करा, कुछ समय बाद उसके 20,000 प्रोड्यूस किया उसने। लेकिन कुछ समय के बाद उसने क्या किया, दूसरी मशीन ने, दूसरी मशीन से कितना हो रहा था, 25,000 हो रहा था, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया है। बिना यूज किए ही उसकी रखी रखी उसकी कैपेसिटी का कम हो जाना, 23 हो गया सपोज, लेकिन उसकी समय के साथ वैल्यू तो कम हुई है ना, वैल्यू तो डिक्रीज हुई है ना। तो ये क्या हुआ, किसके कारण से हुआ, पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या हुआ था, नॉर्मल वियर एंड टीयर, यूज करने के बाद समय के साथ उसकी वैल्यू का घटना, और पैसेज ऑफ टाइम यानी रखी रखी किसी चीज की वैल्यू का डिडक्ट हो जाना। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस, इवन उसको बिजनेस में यूज भी नहीं किया जा रहा है। Natural factor like rain, winds, weather, etc. contribute to fall in their value. यानी कोई मशीन हुई, कोई लैंड हुई, या जैसे आपकी कार हुई है जो कि आपके बिजनेस एसेट में, एसेट के रूप में बिजनेस में यूज हो रही है, तो बारिश के कारण, मतलब रेन के कारण, विंड के कारण, किसी भी वेदर के कारण क्या हो रही है, उसकी वैल्यू तो घट ही रही है ना। भले ही उसका यूज नहीं हो रहा है, लेकिन समय के साथ उसकी वैल्यू घट रही है, डिडक्ट हो रही है। थर्ड वन, expected obsolescence. Value of fixed asset also decrease due to the expected obsolescence. यानी टेक्नोलॉजी के कारण, आपको पता है हर दिन टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमें भी पता है। तो ये क्या होता है कि ये एक्सपेक्ट होता है हमें कि कुछ समय के बाद, टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मीन क्या हुआ, कोई हमने मशीनरी ली है, सपोज वो क्या कर रही है कि आज उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसका जो वो यूनिट वो करती थी, प्रोड्यूस करती थी, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता था वो कम होता था। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो उसका एक्सपेंडिचर और कम हो जाता है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, यानी समय के साथ, टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ उसकी वैल्यू का कम हो जाना। और क्या होता है उसमें, टेक्नोलॉजी और द चेंज और इन डिमांड
फॉर द गुड्स, और उसके कारण गुड्स और सर्विस की डिमांड भी चेंज हो जाती है। मीन क्या होता है, कम हो जाती है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण डिमांड भी, सर्विसेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज यानी हमें पता होता था ये चेंज आएंगे, एक्सपेक्टेड होते थे हमारे लिए। लेकिन अनएक्सपेक्टेड यानी कुछ चीजें ऐसे घटित हो जाना कि हमें एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं होती है। Expected obsolescence occurs due to the change in the demand for goods and services, as expected obsolescence is an expected loss। यानी जो हमारे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज होती है, यानी हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, उसको बोला जाएगा एक्सपेक्टेड लॉस। और इस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, इट इज मैनेज बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। रिजर्व फंड के लिए क्या होते हैं, वो फिक्स कर दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी कंपनी चलाता है तो कुछ फंड वो किसके लिए रख लेता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज के लिए। मीन क्या होता है, उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ समय के बाद ये टेक्नोलॉजी घट जाएगी, इसमें हमें लॉस होगा, उसके लिए वो फंड रिजर्व कर कर रख देता है। यानी उसका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज का सॉल्यूशन क्या निकाला, उसका रिजर्व फंड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज क्या होते हैं, कि जिनका मुझे हमें आइडिया नहीं होता है कि ये घटित हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज occur due to the natural calamities like earthquake, flood, etc. या ड्यू टू थेफ्ट, एक्सीडेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल लॉस। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज होते हैं उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड लॉस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड जैसे अर्थक्वेक आता है, क्या हमें पता होता है पहले से अर्थक्वेक आएगा, उसमें आपकी बिल्डिंग भी लॉस हो सकती है, आपकी मशीनरी भी लॉस हो सकती है, टूल्स भी लॉस हो सकते हैं, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, वो किसी भी यूज के नहीं रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल लॉस। क्योंकि उसका मशीनरी जब वो अर्थक्वेक में या फ्लड में बह जाएगी या दब जाएगी, वो किसी यूज की नहीं रहेगी, इसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल लॉस। और एक्सपेक्टेड लॉस का सोल्यूशन क्या निकालते हैं, रिजर्व फंड के द्वारा। किसके द्वारा, रिजर्व फंड के द्वारा। क्योंकि कंपनी उसे पहले से ही रिजर्व करके रखती है, उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि इस फंड की हमें नीड होगी, इसमें ये चेंजेस आएंगे। और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि ये चेंजेस आएंगे, तो ये क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, नष्ट। जैसे किसी चीज को थीफ क्या होता है, कोई चोर चुरा कर ले जाएगा, तो वो क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। अर्थक्वेक हो जाता है, फ्लड आ जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसका क्या होता है, उसमें उसकी एक्सपेक्टेशन किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस। क्लियर। अब डेप्रिसिएशन वेज कैपिटल लॉस। अब ये अभी मैंने जैसे बताया आपको, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या डिफरेंस, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैपिटल लॉस क्या होता है। दोनों में वैल्यू डिक्रीज होती है। इसमें तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन में तो वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन कैपिटल लॉस में वो पूरी मशीनरी या लैंड पूरी तरह से वो नष्ट हो जाती है। It refers to fall in the value of fixed asset due to the normal wear and tear। Normal wear और tear के कारण fixed asset की वैल्यू में क्या होती है, कमी आ जाती है, वो वैल्यू क्या होती है, फॉल हो जाती है। एंड पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज, ये क्या हुए आपके, ये बताया किस किस कारण से, वियर एंड टीयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज के कारण। ये मैंने अभी क्लियर करे हैं आपको। किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में क्यों कमी आती है, वियर एंड टीयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेज के कारण। और कैपिटल लॉस क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होता है। इसमें क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है, थेफ्ट होता है, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, तो इसके कारण क्या आता है, इसमें कैपिटल लॉस हो जाती है। कैपिटल लॉस में पूरी तरह से जो कैपिटल एसेट होते हैं फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और डेप्रिसिएशन में क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस। जो ये होता है प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट, यानी किसी एसेट को जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है, उसका पता होता है, उसके लिए फिक्स एसेट भी रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेड लॉस। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन हमें पता होता है कि कुछ समय के बाद इसकी वैल्यू कम होगी, या तो इसको रिपेयर कराया जाएगा या रिप्लेसमेंट इसको कर दिया जाएगा।
नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ द कैपिटल लॉस। जब कैपिटल लॉस होती है यानी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस जब हो जाते हैं, कैपिटल लॉस जब हमारी हो जाती है, तो इसका कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता। मीन इसका मतलब हमें नहीं पता होता ना, इसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में हमारे क्या हो सकता है। जो डेप्रिसिएशन होता है इसकी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन कैपिटल लॉस की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये प्रोडक्शन प्रोसेस पे बुरा प्रभाव नहीं डालती है। कौन? डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें सब एक्सपेक्टेशन होती है कि समय के साथ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एंड इट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये क्या करती है? प्रोडक्शन प्रोसेस के हैम्पर में, मतलब उसका बहुत बुरा प्रभाव डालती है। प्रभाव डलता है क्योंकि वो होता है पूरी तरह से मशीनरी नष्ट हो जाती है, ये लैंड नष्ट हो जाती है। किसके कारण? फ्लड के कारण, क्या अर्थक्वेक के कारण, या कोई चोर चुरा के ले जाता है, इससे क्या होता है? पूरी प्रभावित होती है। तो इसलिए कहा गया है जो इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर? I hope you understood everything. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if anybody want video, please let me know in the comment section, and I will try to make video on that topic as soon as possible. Thank you for watching. Happy learning.